आज हम लोग बात करेंगे आपराधिक विधि में परिसीमा अवधि की। आपराधिक विधि में परिसीमा अवधि से क्या तात्पर्य है, और यह भी जानेंगे कि क्या परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय किसी मामले में संज्ञान ले सकती है या नहीं ले सकती है। सबसे पहले हम जानें कि परिसीमा अवधि क्या होता है। तो इसे हम इंग्लिश में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। अगर इसको हम बोलचाल की भाषा में देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध कारित किया है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है वह कितनी समय अवधि के भीतर उस अभियुक्त के विरुद्ध जिसने अपराध कारित किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तो यह जो अवधि होती है यही आपराधिक मामलों में परिसीमा अवधि होती है। परिसीमा अवधि कब आरंभ होती है, कब समाप्त होती है, कब परिसीमा अवधि की संगणना नहीं की जाती है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जब हम परिसीमा अवधि की बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 467 से 473 तक के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है। जब हम 467 में देखते हैं तो उसमें परिसीमा अवधि की परिभाषा दी गई है। 467 कहता है कि धारा 468 के अधीन जो परिभाषाएं दी गई हैं वही जो है कि परिसीमा अवधि है। जब हम 467 को देखते हैं तो 467 स्वयं में परिभाषा को नहीं बता रहा है, बल्कि वह 468 में दी गई परिसीमा काल को ही परिसीमा अवधि की परिभाषा बता रहा है। तो अब हम जब 468 को देखते हैं तो धारा 468 ये कहता है कि जिन मामलों में अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है वहाँ परिसीमा अवधि जो होगा 6 माह का होगा। वहीं पर अगर कोई ऐसा अपराध कारित किया गया है जिसमें 1 वर्ष तक के दंड से दंडनीय अपराध है अगर वह, तो उसमें परिसीमा अवधि 1 वर्ष का होगा। और अगर कोई ऐसा अपराध कारित किया गया है जिसके लिए दंड की व्यवस्था 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष से कम का है, तो उस कंडीशन में परिसीमा की जो अवधि होगी वह 3 वर्ष होगी। अर्थात अपराध कारित होने की तिथि से जिस दिन अपराध कारित होता है उस दिनांक से लेकर के 3 वर्ष बीतने के पूर्व तक कार्यवाही की जा सकती है। वहीं धारा 468 में यह भी व्यवस्था की गई है कि परिसीमा अवधि की समाप्ति पर न्यायालय उस मामले में संज्ञान नहीं लेगा। जैसे उदाहरण से देखें तो किसी ख नामक व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध कारित करता है जिसमें उसे 2 वर्ष से दंडित किया जा सकता है, 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो इस मामले में ख 3 वर्ष बीतने से पूर्व, अपराध की तारीख से 3 वर्ष बीतने से पूर्व क के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकता है और न्यायालय इस पर संज्ञान ले सकती है। किंतु जहां ख ने 3 वर्ष तक क के विरुद्ध कोई कार्यवाही स्थापित नहीं की, वहां 3 वर्ष के बाद उसे कार्यवाही करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, और अगर करता भी है तो न्यायालय उसे खारिज कर देगा, अर्थात न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेगा। तो परिसीमा अर्थात लिमिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लिमिटेशन कहा गया है कि न्याय जितना शीघ्र हो उतना ही सार्थक होता है। अर्थात न्याय में जितना विलंब किया जाता है, अभियोजन में जितना विलंब किया जाता है, तो उतने ही उस अभियोजन की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। और इसके अलावा जो साक्षी होते हैं उनकी परीक्षा करने में भी ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि कितना समय बीत जाता है और जो साक्षी होते हैं उनका याददाश्त, उनकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए हम जो है कि एक्यूरेसी पर नहीं पहुंच पाते, मामले की सत्यता पर नहीं पहुंच पाते, उसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यह लिमिटेशन रखा गया है। इसके अलावा जो अभियुक्त है उसे भी यह भय सताता रहता है कि उसके विरुद्ध कब कार्यवाही कर दी जाए, तो इसलिए भी लिमिटेशन आवश्यक है। इसके अलावा न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर लिमिटेशन न लगाया जाए तो न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
तो मुकदमेबाजी को कम करने के लिए भी एक लिमिटेशन लगाना आवश्यक था। तो इसलिए संहिता की धारा 467 से लेकर के 473 तक ये व्यवस्था की गई है। वहीं पर अगर हम देखें धारा 470, तो 470 यह व्यवस्था करता है कि कुछ दशाओं में परिसीमा अवधि का अपवर्जन कर दिया जाएगा। वह कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें परिसीमा अवधि का, कौन से मामले हो सकते हैं? तो देखिए, जब ऐसा कोई मामला होता है कि जब कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जब कोई सरकार के विभाग के द्वारा या फिर कोई निगम के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध होता है, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस विभाग के विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकता। सबसे पहले उसे 2 माह की नोटिस उसे देनी होती उस विभाग को। 2 माह की नोटिस देने के बाद ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाई गई है, उसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है, तो जब वो व्यक्ति 2 माह का उसे नोटिस दिया होता है, तो उस 2 माह की अवधि को इस परिसीमा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि उस व्यक्ति को व्यादेश द्वारा या किसी आदेश के द्वारा कार्यवाही न करने के लिए रोक दिया गया है, तो उतनी अवधि तक को भी उस परिसीमा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिस दिन परिसीमा अवधि की गणना की जाती है, उस दिन को परिसीमा अवधि में नहीं जोड़ा जाता। वहीं अगर हम बात करें धारा 471 की, तो धारा 471 ये कहता है कि जिस दिन न्यायालय बंद हो उसके अगले दिन या फिर जब भी न्यायालय खुलेगा। इसमें धारा 471 में क्या है कि जब मान लीजिए आपको जो परिसीमा अवधि मिली थी वह 6 माह की मिली थी, अब 6 माह के अंतिम दिन, जिस दिन आपकी परिसीमा अवधि समाप्त हो रही है, उस दिन आप कार्यवाही करने को जा रहे हैं और उस दिन न्यायालय बंद है, तो जिस दिन न्यायालय खुलेगा उस पहले दिन आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह धारा 471 यह व्यवस्था करती है। वहीं धारा 472 चालू अपराधों के विषय में बात करता है, अर्थात ऐसे ऑफेंस जो क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। तो उस समय परिसीमा अवधि कब प्रारंभ होगी? तो कहता है कि प्रत्येक क्षण, जब तक अपराध चालू रहता है, प्रत्येक क्षण से परिसीमा अवधि चालू होगा। अब बात करें हम धारा 473 और अंतिम धारा की, तो वहाँ पर कह रहा है इन सब बातों के होते हुए भी कुछ मामलों में जहाँ न्यायालय को यह लगता है कि परिसीमा अवधि बीतने के बाद भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकहित में है, या फिर अगर कोई युक्त कारण अगर न्यायालय के संज्ञान में आ जाता है और उस व्यक्ति की तरफ से यह युक्त कारण बता दिया जाता है न्यायालय को और न्यायालय उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, तो उस व्यक्ति को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी उसके मामले का संज्ञान ले सकता है, कर सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि परिसीमा अवधि की आवश्यकता क्या है, क्यों परिसीमा अवधि हमारी संहिता में जोड़ा गया। हालांकि पहले परिसीमा अवधि की कोई कल्पना, कोई बात हमारे संहिता में नहीं थी, लेकिन इसे विधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि मुकदमेबाजी की संख्या को कम करना था। और इसके अलावा अगर न्याय हमें जल्दी और शीघ्र प्राप्त होता है तो वह अधिक सार्थक होता है। यह इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो आज हम लोगों ने देखा कि परिसीमा अवधि क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि इस संहिता में इसे कहाँ से कहाँ तक उपबंधित किया गया है, 467 से लेकर के 473 तक। इसको अगर और डिटेल में जानना है तो हमें परिसीमा अवधि, जिसको हम मियाद अधिनियम भी कहते हैं, 1963 को हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।